दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बिंदास खबरें में, जहां हम लेकर आते हैं देश दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि जरूरी खबरें और महत्वपूर्ण जानकारियां आपसे मिस न हो जाएं। दोस्तों खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं उससे पहले जान लेते हैं महामारी के नए अपडेट को। आपको बता दें कि अभी तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 47,54,356 हो गई है। अच्छी बात यह है कि 37,02,595 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, पर दुख की बात यह है कि 78,586 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि अगले हफ्ते से देश भर में खुलेंगे स्कूल। जाने किस राज्य में क्या है नियम। कोरोना वायरस महामारी के बीच बीते कई महीनों से बंद पड़े स्कूलों को फिर से खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए सुरक्षा और स्वच्छता के मानकों का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। फिलहाल 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए 21 सितंबर से स्कूल खोलने की अनुमति दी गई है। इस दौरान स्टाफ रूम से लेकर क्लासरूम तक छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को शारीरिक दूरी बनाए रखनी होगी। स्कूल में स्विमिंग पूल को बंद ही रखा जाएगा। एयर कंडीशनर के तापमान को 24 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रखना होगा। क्रॉस वेंटिलेशन और स्वच्छ हवा के लिए व्यवस्था करनी होगी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि छात्र छात्राओं और शिक्षकों के साथ ही स्कूल में आने वाले हर कर्मचारी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। उन्हें बीच बीच में हाथ भी धोते रहना होगा। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि छात्र छात्राओं को स्वेच्छा से स्कूल आने की आजादी होगी। किसी भी छात्र पर स्कूल आने के लिए दबाव नहीं बनाया जाएगा। बच्चे अपने माता पिता की लिखित अनुमति लेकर ही स्कूल आ पाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने कोरोना महामारी के कारण 30 सितंबर तक सभी स्कूलों को बंद रखने का निर्णय लिया है। कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को स्वेच्छा के आधार पर स्कूल जाने की अनुमति दी जा सकती है। जबकि दोस्तों आपको बता दें कि यूपी में 21 सितंबर से 9वीं से लेकर 12वीं क्लास तक के विद्यार्थियों की कक्षाएं शुरू कराना मुश्किल माना जा रहा है। इस पर माध्यमिक शिक्षा विभाग 15 सितंबर को निर्णय लेगा। मध्य प्रदेश के सरकारी निजी स्कूल 21 सितंबर से खुलेंगे। इसको लेकर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। वहीं हरियाणा में कोरोना के चलते 5.5 महीने से बंद स्कूलों को अगले महीने से खोलने की तैयारी है। जबकि आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में भी 21 सितंबर से स्कूल खुल जाएंगे। यहाँ 50% टीचिंग और 50% नॉन टीचिंग स्टाफ को स्कूल में बुलाया जा सकता है। क्लास 9 से लेकर 12वीं तक का कोई भी छात्र अपने पेरेंट्स की लिखित अनुमति के बाद स्कूल जा सकता है और पढ़ाई कर सकता है। दोस्तों यहाँ पर हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि इस महामारी काल में अगर स्कूल खुलते हैं तो क्या आप अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और ऐसी खबरों को अपने मोबाइल पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि हर रेलवे स्टेशन पर होगी डिजिटल लेन देन की सुविधा। ट्रेनों में खाने पीने की वस्तुएं बेचने वाले भी लेंगे डिजिटल पेमेंट। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच रेलवे ने प्रत्येक स्टेशन पर डिजिटल भुगतान की सुविधा यात्रियों को मुहैया कराने का निर्णय लिया है। इसे लेकर रेलवे बोर्ड ने सभी क्षेत्रीय रेलवे स्टेशनों को जल्द से जल्द 100% भुगतान डिजिटल माध्यम से कराने के लिए सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रेलवे बोर्ड की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए रेलवे हर तरह से संभव प्रयास कर रहा है। ये कोशिश है कि सभी तरह के भुगतान सिर्फ डिजिटल माध्यम से ही किए जाएं। रेलवे बोर्ड ने आदेश में कहा है कि स्टेशनों के बुकिंग कार्यालय, खान पान के स्टॉल और अन्य इकाई, भुगतान वाले शौचालय, पार्किंग सहित उन सभी स्थानों पर जहां भुगतान करना होता है वहां डिजिटल लेन देन के लिए पॉइंट ऑफ सेल यानी कि POS मशीन की व्यवस्था की जाए। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि नए वित्त वर्ष में जोड़े जा रहे हैं किसानों के नाम। फरवरी 2019 से 2,000 रुपए की किस्त भेज रही है सरकार। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभार्थी किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। सरकार ये मदद 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों के जरिए जारी करती है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि DBT के जरिए किसानों के खाते में सीधे रकम ट्रांसफर की जाती है। इस स्कीम के लिए नए वित्त वर्ष में किसानों के नाम जोड़े जा रहे हैं। अब तक करोड़ों किसानों को इस स्कीम का फायदा मिल चुका है। अक्सर लोगों के मन में इस स्कीम से मिलने वाली किस्तों को लेकर कई तरह के कंफ्यूजन होते हैं। लोग अक्सर इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति में होते हैं कि अब तक योजना के तहत कितनी किस्त जारी की जा चुकी है या फिर उन्हें अब तक इस योजना से कितना फायदा पहुंचा है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि मोदी सरकार ने फरवरी 2019 से 2,000 रुपए की किस्त भेजना शुरू किया था और अब तक लाभार्थियों को 6 किस्त भेजी जा चुकी है। छठी किस्त 1 अगस्त को जारी कर दी गई थी, जिसका पैसा आना शुरू हो चुका है। अब अगली यानी कि 7वीं किस्त नवंबर तक जारी की जा सकती है। दोस्तों यहाँ पर हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपको क्या इस तरीके की योजना का लाभ मिलता है? अगर मिलता है या नहीं मिलता है तो भी कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि चीन की ही कोरोना वैक्सीन सबसे पहले हो सकती है सफल। ये हैं 3 बड़े कारण। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना वायरस ने पश्चिमी के ताकतवर देशों की कई कमियां उजागर कर दी हैं और वे महामारी से भी बुरी तरह जूझ रहे हैं। वहीं पश्चिमी के ज्यादातर देशों को ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन से उम्मीदें हैं, लेकिन हाल ही में इस वैक्सीन के ट्रायल को रोकने की नौबत आ गई है। हालांकि बाद में दोबारा शुरू करने की अनुमति
सहमति मिल गई है। दूसरी ओर चीन न सिर्फ वैक्सीन तैयार करने में बल्कि वैक्सीन कूटनीति में भी आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। कई रिपोर्टों में ये दावा किया गया है कि चीन की वैक्सीन रेस जीतने में कामयाब हो सकती है। ब्रिटिश टेलीग्राफ में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक पहली बार अन्य देशों के साइंटिस्ट अब इस थ्योरी पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि पहली सफल वैक्सीन चीन की हो सकती है। कई देशों के राजनीतिक इस चीज का आकलन कर रहे हैं कि चीन अगर सफल वैक्सीन तैयार कर लेता है तो इससे दुनिया की राजनीति कैसे बदल सकती है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि चीन 3 कारणों से वैक्सीन की बाजी जीत सकता है। पहला ये कि फेज 3 ट्रायल में सबसे अधिक चीनी वैक्सीन कैंडिडेट हैं। दुनिया में फिलहाल 9 कोरोना वैक्सीन फेज 3 के ट्रायल में पहुंच चुकी हैं। इनमें से 4 चीन की ही हैं। और दूसरा ये कि चीन वैक्सीन बनाने के लिए पुरानी और भरोसेमंद तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। और तीसरा कि चीन ने कई अन्य देशों से पहले अपनी वैक्सीन का फेज 3 का ट्रायल शुरू कर दिया है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि चौथे चरण में यात्री मोबाइल से कर सकेंगे किराए का भुगतान। साल के अंत तक एयरपोर्ट लाइन पर भी मिलेगी सुविधा। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण में आने वाली लाइनों में किराया प्रणाली पूरी तरह से नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के अनुरूप होगी। यात्री इन लाइनों के स्टेशन और प्रवेश के निकास के लिए मोबाइल फोन का उपयोग कर पाएंगे। डीएमआरसी प्रमुख मंगू सिंह ने ये जानकारी रविवार को दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली मेट्रो एक आधुनिक मेट्रो प्रणाली है जिसकी तुलना दुनिया की सबसे बेहतर मेट्रो से की जा सकती है। सिंह ने बताया कि इन दोनों सुविधाओं को इस साल के अंत तक एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर भी शुरू किया जा सकता है। मार्च 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्ड के माध्यम से देश भर में मेट्रो और बस सेवाओं सहित कई प्रकार के परिवहन शुल्क भुगतान करने के लिए देश में विकसित एनसीएमसी की शुरुआत भी की थी। दोस्तों आपको बता दें कि वन नेशन वन कार्ड के रूप में विकसित इंटर ऑपरेटेबल ट्रांसपोर्ट कार्ड से धारक अपने टोल टैक्स, पार्किंग शुल्क, खुदरा खरीदारी के भुगतान के साथ ही पैसे भी निकाल सकते हैं। सिंह ने बताया कि मोबाइल फोन द्वारा प्रवेश और निकास की सुविधा सियोल मेट्रो सहित विभिन्न देशों में प्रमुख आधुनिक प्रणालियों में किराए के भुगतान के लिए भी उपलब्ध है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और आपको बता दें कि ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का ट्रायल फिर से शुरू, कोरोना की दवा जल्द आने की उम्मीद। दोस्तों आपको बता दें कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने कहा है कि कोरोना वायरस का टीका विकसित करने के लिए ब्रिटेन में ट्रायल को बहाल कर दिया गया है। औषधि क्षेत्र के नियामक MHRA द्वारा ट्रायल को महफूज बताए जाने के बाद ये ट्रायल फिर से शुरू कर दिया गया है। पिछले दिनों ट्रायल के दौरान एक मरीज की तबीयत बिगड़ने के बाद इसे रोक दिया गया था। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और एस्ट्राजेनेका ने कहा है कि वे चिकित्सा से जुड़ी सूचनाओं का खुलासा नहीं कर सकते, लेकिन ये बात सही है कि स्वतंत्र जांच में ट्रायल को सुरक्षित बताया गया है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दुनिया भर में इस टीके के ट्रायल को 6 सितंबर को रोक दिया गया था और नए सिरे से गाइडलाइन जारी कर दी गई थी। इस बारे में ब्रिटेन की कमेटी ने अपनी जांच पूरी कर ली है और MHRA को ब्रिटेन में ट्रायल को शुरू करने के लिए महफूज बताया गया है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ रहे मामले, क्या दिल्ली में लगेगा लॉकडाउन? सत्येंद्र जैन ने बताया। दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले फिर से तेजी से बढ़ने लगे हैं। ऐसे में चर्चा ये भी शुरू हो गई है कि क्या दिल्ली में फिर से लॉकडाउन लगेगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने साफ कर दिया है कि भले ही दिल्ली में मामले बढ़ रहे हो, लेकिन लॉकडाउन या मिनी लॉकडाउन अब नहीं लगाया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि अब लॉकडाउन का समय निकल चुका है। उन्होंने कहा कि आज लॉकडाउन के बाद हमें ये अनुभव मिल चुका है कि कोरोना की रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय मास्क लगाना है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अगर आप मास्क लगाते हैं तो काफी हद तक कोरोना के संक्रमण से बच सकते हैं। केजरीवाल सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने साथ ही ये भी साफ किया कि लोगों को कोरोना से बचाव के लिए मास्क लगाने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने पिछले दिनों मास्क लगाना बंद कर दिया था, अब एक बार फिर से लोगों को इसके लिए जागरूक करने को अभियान चलाया जा रहा है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और आपको बता दें कि हर्षवर्धन बोले अगले साल की शुरुआत में आ सकती है कोरोना वैक्सीन, सुरक्षा पर सवाल उठेंगे तो पहली खुराक खुद लूंगा। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने रविवार को कहा कि कोविड-19 वैक्सीन के अगले साल की शुरुआत तक उपलब्ध होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि सरकार उच्च जोखिम की स्थिति के लिए आपातकालीन प्राधिकरण पर विचार कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर वैक्सीन की सुरक्षा पर कोई सवाल होता है तो उसकी पहली खुराक मैं खुद लूंगा। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि अभी वैक्सीन की लॉन्चिंग की कोई तारीख तय नहीं है। ऐसे में उम्मीद ये है कि 2021 की पहली तिमाही तक तैयार हो जाएगी। उन्होंने कहा कि वैक्सीन उन्हें पहले दी जाएगी जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। इसमें लोगों की आर्थिक स्थिति को आड़े हाथों नहीं आने दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार वैक्सीनों के मानव परीक्षण में पूरी सतर्कता बरत रही है और सभी मानकों का पालन कर रही है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, स्टार्टअप को मिल सकती है बड़ी मदद, लोन गारंटी और इस स्कीम
स्कीम को लाने की है जोरदार तैयारी। अगर आप एक स्टार्टअप हैं या फिर अपना स्टार्टअप शुरू करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। स्टार्टअप को अब ज्यादा सपोर्ट देने की तैयारी चल रही है। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड यानी कि DPIIT देश में स्टार्टअप को सपोर्ट देने के लिए 2 स्कीम पर विशेष तौर पर काम कर रही है। PTI की एक खबर के मुताबिक ये स्कीम लोन गारंटी और शुरुआती पूंजी से जुड़ी है। DPIIT के सचिव गुरु प्रसाद महापात्रा ने इसकी जानकारी दी है। खबर के मुताबिक महापात्रा ने कहा कि इन दोनों स्कीम्स के तौर तरीके तय करने के लिए एक अंतर मंत्रालय विचार विमर्श की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि लोन गारंटी स्कीम के लिए एक फंड है जिसे बैंकों को दिया जाएगा। बैंक इसका इस्तेमाल स्टार्टअप को लोन देने के लिए कर सकते हैं। महापात्रा ने कहा कि इससे बैंकों को लोन देने में सुविधा होगी। खबरों के मुताबिक आपको बता दें कि ये लोन के लिए होगा, वेंचर कैपिटल के लिए नहीं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि भारत चीन के बीच LAC पर युद्ध जैसी तैयारी, तैनात हो चुके हैं टैंक्स और आधुनिक हथियार। दोस्तों आपको बता दें कि लद्दाख में भारतीय और चीन सीमा के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर हालात जंग की तरह लग रहे हैं। दोनों तरफ की सेनाओं ने LAC के पास टैंक्स, मशीन गन और आधुनिक हथियारों का जमावड़ा कर लिया है और एयरफोर्स की ताकत भी बढ़ाई जा रही है। लद्दाख में LAC पर भारत चीन के बीच तनाव बना हुआ है। लंबे वक्त से सीमा पर चल रहे विवाद को निपटाने के लिए शनिवार को चुशुल में ब्रिगेड कमांडर स्तर की वार्ता अनिर्णायक रही। दोस्तों आपको बता दें कि अभी फिंगर 4 पर स्पेशल फ्रंटियर फोर्स और चीनी सेना की दूरी सिर्फ 1.7 किलोमीटर है, तो दक्षिणी पेंगोंग में भारतीय सेना और चीनी सेना की दूरी महज 170 मीटर है। चुशुल में भारतीय सेना और चीनी सेना के टैंक आमने सामने हैं, तो दिप्सांग में भारतीय बैटल टैंक और चीनी बैटल टैंक के बीच की दूरी महज 6 किलोमीटर है। आपको बता दें कि चीन लगातार ही भारत की कमजोरी को टटोलने की कोशिश करता है और कहीं कमजोरी नजर आई तो चीन आगे बढ़कर जमीन हथियाने की साजिश रचता है। इस बार चीन अपनी ही चालों में फंस गया है। चीन के कब्जा करने के पहले ही भारत ने पेंगोंग के दक्षिणी में अहम रणनीतिक चोटियों पर कब्जा कर लिया है। इसी से चीन बौखलाया हुआ है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि यूपी में बनी नई फोर्स, बिना वारंट हो सकते गिरफ्तारी और तलाशी। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि SSF का गठन किया है। इस बाबत सरकार की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। SSF यूपी में बिना वारंट गिरफ्तारी और तलाशी ले सकती है। बिना सरकार की इजाजत के SSF के अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कोर्ट भी संज्ञान नहीं लेगा। दोस्तों आपको बता दें कि पूरे प्रदेश की महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों, दफ्तरों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा SSF करेगी। SSF की सेवाएं पेमेंट देकर निजी क्षेत्र भी ले सकेंगे। SSF का मुखिया ADG स्तर का अधिकारी होगा। इसका मुख्यालय लखनऊ में होगा। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि संसद का मानसून सत्र आज से होगा शुरू। कोरोना के चलते किए गए हैं कई बदलाव। दोस्तों आपको बता दें कि सोमवार 14 सितंबर यानी कि आज से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में इस बार कोरोना महामारी के चलते कई बदलाव दिखाई देंगे। इस बार सत्र के दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय की सभी गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन किया जाएगा। कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए कागज का कम से कम इस्तेमाल किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। संसद में सांसद अपनी अटेंडेंस डिजिटल तरीके से लगाएंगे। सदन में आने वाले सभी लोगों के शरीर के तापमान की जांच की जाएगी। संसद के भीतर 40 जगहों पर टचलेस सैनिटाइजर लगाए जाएंगे। आपातकालीन मेडिकल टीम और एम्बुलेंस की सुविधा भी होगी। संसद सत्र को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी दी है कि 257 सांसदों को सदन के मेन हॉल में और 172 सांसदों को विजिटर गैलरी में बिठाया जाएगा। इसके अलावा लोकसभा के 60 सदस्य राज्यसभा के मेन हॉल में बैठेंगे। 51 सदस्य उच्च सदन की गैलरी में बैठेंगे। कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए LED स्क्रीन लगाई जाएगी। सत्र के पहले सभी सदस्यों को अपना कोरोना टेस्ट कराना होगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि अमेरिकी अखबार का बड़ा खुलासा, गलवान में 30-35 नहीं बल्कि मारे गए थे 60 चीनी सैनिक। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका के अखबार न्यूज वीक ने जून में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच गलवान में हुई झड़प को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। अखबार के मुताबिक गलवान में 15 जून को हुई झड़प में 30-35 नहीं बल्कि कुल 60 चीनी सैनिकों की मौत हुई थी। न्यूज वीक ने एक और सनसनीखेज दावा करते हुए कहा कि गलवान में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इशारे पर यह हिंसा हुई थी, लेकिन ड्रैगन की आर्मी अपने मकसद को पाने में बुरी तरह से नाकाम रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक गलवान में मिली बड़ी चोट के बाद राष्ट्रपति जिनपिंग बुरी तरह से बौखला गए थे। न्यूज वीक ने अपनी रिपोर्ट में भारत को चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे चीन से सावधान रहने की जरूरत है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ड्रैगन अपनी हार से बुरी तरह से चिढ़ा हुआ है और बदला लेने के लिए योजना बना रहा है। गलवान में हुई अपनी हार से बौखलाए शी जिनपिंग अब नए सिरे से रणनीति बनाने में जुट गए हैं और आने वाले दिनों में वे फौज में बड़े बदलाव कर सकते हैं। माना यह जा रहा है कि चीनी राष्ट्रपति भारत के खिलाफ बड़े कदम उठा सकते हैं, इसलिए आने वाले दिनों में बॉर्डर पर तनाव बढ़ सकता है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और आपको बता दें कि सौगात के साथ पीएम मोदी बोले, वो दौर गया जब एक पीढ़ी शिलान्यास देखती थी और दूसरी उद्घाटन। दोस्तों आपको बता दें कि
विधानसभा चुनाव से पहले बिहार राज्य को सरकारी योजनाओं की सौगात दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को पेट्रोलियम सेक्टर की 3 योजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब देश और बिहार उस दौर से बाहर निकल रहा है जिससे कि एक पीढ़ी काम शुरू होते देखती थी और दूसरी पीढ़ी उसे पूरा होते हुए देखती थी। नए भारत नए बिहार की इसी पहचान, इसी कार्य, इसी संस्कृति को हमें और मजबूत करना है और निश्चित तौर पर इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी बहुत बड़ी भूमिका है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बिहार के लिए जो प्रधानमंत्री पैकेज दिया गया था उसमें पेट्रोलियम और गैस से जुड़े 10 बड़े प्रोजेक्ट थे। इन पर करीबन 21,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने थे। आज ये 7वां प्रोजेक्ट है जिस पर काम पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब बिहार में LPG गैस कनेक्शन होना बड़े संपन्न लोगों की निशानी होती थी। एक एक गैस कनेक्शन के लिए लोगों की सिफारिशें लगवानी पड़ती थी। जिसके घर में गैस कनेक्शन होता था वो माना जाता था कि बहुत बड़े घर परिवार से है, जो समाज में हाशिए पर थे, पीड़ित थे, वंचित थे, पिछड़े थे, अति पिछड़े थे। उन्हें कोई पूछता नहीं था। उनके दुख, उनकी तकलीफों को देखकर भी नजरअंदाज कर दिया जाता था। लेकिन बिहार में अब ये अवधारणा बदल चुकी है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और आपको बता दें कि अंतरिक्ष का सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहे चीन को बड़ा झटका, सैटेलाइट लॉन्च फेल। दोस्तों आपको बता दें कि अंतरिक्ष का सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहे चीन को बड़ा झटका लगा है। आधी अधूरी तैयारियों के साथ लॉन्च किया गया चीन का सैटेलाइट अपने लक्ष्य तक पहुंचने में फेल रहा और बीच आसमान में ही फटकर क्रैश हो गया। चीन की स्पेस एजेंसियां इस मिशन के फेल होने के कारणों की जांच कर रही है। आपको बता दें कि चीन को वैज्ञानिक खोज से ज्यादा चिंता जल्दी से जल्दी आगे निकलने और दुनिया के देशों के बीच रौब जमाने की रही है। इसलिए उनके कई स्पेस मिशन लगातार ही फेल हो रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इसको लेकर एक खबर प्रकाशित की है जिसमें कहा गया है कि चीन का ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट पूर्व निर्धारित कक्षा तक पहुंचने में फेल रहा। दोस्तों आपको बता दें कि दुनिया भर के सैटेलाइट लॉन्च पर नजर रखने वाली वेबसाइट spacenews.com के मुताबिक सैटेलाइट कथित रूप से हाई रेजोल्यूशन कैमरे से लैस था। spacenews.com के मुताबिक 2020 में चीन के 26 लॉन्च में से ये चौथी नाकामयाबी है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते आगे और आपको बता दें कि चीन ने अमेरिका को बताया विश्व शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा, अशांति के लिए ठहरा है जिम्मेदार। चीन के रक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग की विस्तारवादी सोच और महाशक्ति बनने की महत्वाकांक्षा को लेकर आई अमेरिकी रक्षा विभाग की रिपोर्ट की जमकर आलोचना की है। अमेरिका पर पलटवार करते हुए रक्षा मंत्रालय ने वॉशिंगटन को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और विश्व शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है। आपको बता दें कि अमेरिकी रक्षा विभाग ने चीन की सैन्य महत्वाकांक्षा को लेकर 2 सितंबर को संसद में एक रिपोर्ट पेश की थी। इसमें कहा गया था कि चीन के बढ़ते प्रभाव से न केवल अमेरिका के राष्ट्रीय हित प्रभावित होंगे बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा पैदा होगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और जानते हैं मौसम के ताजा हाल को। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तेलंगाना के कुछ हिस्सों पर मानसून का व्यापक प्रदर्शन दिखाई दिया। इन भागों में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई। तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों, गुजरात के दक्षिणी भागों, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी मानसून की वर्षा दर्ज की गई है। झारखंड, लक्षद्वीप, पूर्वी उत्तर प्रदेश में छिटपुट जगहों पर हल्की बारिश हुई। और इसी के साथ आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान तटीय कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और गुजरात में हल्की से मध्यम बारिश कई जगहों पर जारी रहने के आसार हैं। इन भागों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का भी अनुमान है। वहीं बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंतरिक महाराष्ट्र, तेलंगाना, केरल और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और कहीं कहीं पर मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में मानसून की रिमझिम फुहारें देखने को मिल सकती हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और ऐसी खबरों को अपने मोबाइल पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।